पहाड़ों के बीच पालमपुर गांव बसा हुआ था। उस पूरे गांव में हरियाली और उपजाऊ जमीन ही नजर आया करती थी। दूर दूर से सैलानी पालमपुर की हरियाली और उपजाऊ जमीन में रंग बिरंगी खेती देखने के लिए आया करते थे। एक दिन दूसरे गांव का व्यक्ति भीष्मा अपने दोस्त मोहन से बोला, मोहन, काफी दिन हो गए ना, हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। मैंने सुना है कि अपने गांव के करीब ही पालमपुर गांव में बहुत सुंदर हरियाली है। क्यों ना इस बार हम दोनों वहीं घूमने चले? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो यार, अपनी मोटर बाइक पर उसी गांव में घूमने के लिए चलते हैं। भीष्मा और मोहन अपनी मोटरसाइकिल लेकर पालमपुर पहुंचकर वहां की सुंदरता देखते हुए बोले, वाकई यार, पालमपुर गांव तो बहुत सुंदर है। हमें हर साल पालमपुर घूमने आना चाहिए। तभी उन दोनों के कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई, कैमरा ले लो, कैमरा ले लो। बहुत ही पुराना एंटीक कैमरा है और मैं बहुत सस्ते में दे दूंगी। भीष्मा और मोहन उस स्त्री के पास पहुंच गए। कैमरा तो वाकई बहुत पुराना मालूम पड़ता है। क्या ये अभी काम करता है? हाँ बाबूजी, ये कोई मामूली कैमरा नहीं है, बल्कि ये एंटीक कैमरा है। शहर में इसको खरीदोगे तो कम से कम 2 लाख रुपए का मिलेगा। और तुम ये कैमरा हमें कितने में दोगी? मैं ये कैमरा आपको सिर्फ 10,000 रुपए में दे दूंगी, क्योंकि आप हमारे गांव के सैलानी हो और हम सैलानियों से ज्यादा रकम नहीं वसूलते। भीष्मा ने तुरंत अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाल कर उस स्त्री को दे दिए। वो स्त्री खुश होती हुई सीधे अपने घर चली गई। घर पर उसका पति सुखदेव उसका ही इंतजार कर रहा था। आज कितने रुपए का चूना लगा कर आई हो चित्रा? आज पूरे 10,000 रुपए का चूना लगाया है मैंने। वो कैसे? आप एक भंगार की दुकान से खराब कैमरा उठा लाए थे ना, उसी को मैंने 10,000 में बेच दिया। तुम्हारे दिमाग का भी जवाब नहीं। बस ऐसे ही गांव में सैलानी आते रहे और हम दोनों पति पत्नी उन्हें लूटते रहे। अगले दिन भीष्मा और मोहन उस कैमरे को बेचने के लिए शहर की एक बहुत बड़ी दुकान पर चले गए। भीष्मा दुकानदार से बोला, भाई साहब, मुझे इस कैमरे को बेचना है। दुकानदार कैमरा देखते हुए गौर से उन दोनों की ओर देखकर बोला, कितने रुपए में बेचना चाहते हो? कल मैंने इस कैमरे को 10,000 रुपए में खरीदा था। मैं इसे सिर्फ आपको 20,000 रुपए में दे दूंगा, क्योंकि बाजार में इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। दुकानदार क्रोधित होता हुआ उन दोनों की ओर देखकर बोला, या तो तुम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हो या फिर मुझे बेवकूफ समझते हो। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे इस कैमरे की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये कैमरा किसी कबाड़ी की दुकान से उठाया हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन कल पालमपुर गांव में हमने जिससे ये कैमरा खरीदा था, उसने तो कहा था कि ये कैमरा एंटीक है। भीष्मा की बात सुनकर दुकानदार बोला, चलो निकलो यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। भीष्मा और मोहन दुकान से मुंह लटकाकर बाहर निकल आए। मोहन भीष्मा से बोला, चिंता मत कर भीष्मा, हम पालमपुर गांव के मुखिया से शिकायत करेंगे। वो दोनों पालमपुर गांव चले गए और वहां के मुखिया से सारी घटना बताते हुए बोले, अब आप ही बताइए मुखिया जी, इस गांव के सदस्यों को आपके गांव की एक स्त्री लूट रही है। ऐसे तो आपके गांव का नाम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। हाँ, और मैं उस औरत को जानता हूँ, उसका नाम चित्रा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे 5,000 रुपए देने होंगे, क्योंकि मैं मुफ्त में किसी की मदद नहीं करता। ठीक है, मैं 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। कम से कम मेरे 5,000 रुपए मुखिया को दे दिए। मुखिया भीष्मा और मोहन को लेकर चित्रा के घर पर चला गया और क्रोधित होकर चित्रा से बोला, चित्रा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कबाड़ से उठाया हुआ कैमरा तुमने 10,000 रुपए में बेच दिया। इतना बोलकर मुखिया ने वो कैमरा चित्रा के मुंह पर मार दिया और भीष्मा और मोहन की ओर देखकर बोला, देखो, अपने वादे के मुताबिक मैंने कैमरा चित्रा के मुंह पर मार दिया है।
अब तुम दोनों जा सकते हो। अरे ये क्या बात हुई? मेरे पैसे तो दिलवाइए। सीधे तरीके से यहाँ से चले जाओ। बात कैमरा मुंह पर मारने की हुई थी, पैसे लौटाने की नहीं। मुझे तो लगता है कि ये पूरा का पूरा पालमपुर गांव ही लुटेरों का गांव है। मोहन और भीष्मा गुस्से से घर से बाहर आ गए। वो दोनों अपनी मोटरसाइकिल से पालमपुर के गांव से बाहर निकल आए और एक पेड़ के नीचे गुस्से से बात करने लगे। मैं तो तुम्हारी बातों में आकर फंस गया मोहन। मुझे पूरे 15,000 रुपए का चूना लग गया है। अब मैं पुलिस में इसकी रिपोर्ट करवाऊंगा। मुझे क्या पता था पूरा का पूरा गांव ही लुटेरों का गांव है। मुझे तो लगता था कि जैसी वहाँ की सुंदर हरियाली है उसी तरह वहाँ के लोग का दिल भी सुंदर होगा। और मेरे दोस्त, पुलिस में कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुमने देखा नहीं कि वहाँ का मुखिया भी गांव वालों से मिला हुआ है। तभी उस पेड़ के पीछे से अचानक एक सुंदर युवक निकलकर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ भाई, पालमपुर गांव के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम वहाँ घूमने गए थे, वहाँ पर हमें 15,000 रुपए का चूना लग गया। और तो और पालमपुर गांव का मुखिया भी बहुत बड़ा कपटी है। समझ गया। ना जाने कितने सैलानी वहाँ की ठगी का शिकार हुए हैं। तुम दोनों चिंता मत करो, अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे जरूर वापस मिलेंगे। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम कोई पुलिस वाले हो। नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहा। मुखिया स्वयं तुम्हारे पैसे लेकर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा। मोहन और भीष्मा वहाँ से चले गए। वो सुंदर युवक पालमपुर गांव चला गया और वहाँ के मुखिया के पास जाकर बोला, मेरा नाम केतन है। कुछ देर पहले मुझे 2 नवयुवक मिले थे जो बता रहे थे कि पालमपुर गांव के लोगों ने 15,000 रुपए की उनके साथ ठगी की है। जिसे तुम ठगी कह रहे हो उसे पालमपुर गांव में धंधा कहा जाता है। जाओ, जाकर अपना काम करो। मुखिया जी, आप गांव के मुखिया हैं। आसपास के गांव ज्यादातर सूखे से ग्रसित हैं। सिर्फ आपके गांव में ही अच्छी वर्षा और सुंदर हरियाली और खेती होती है। इसके बावजूद से ये सब कुछ छीन लिया, तब आप क्या करेंगे? क्या आपके गांव में कोई सैलानी घूमने आएंगे? अगर इस गांव में बाढ़ भी आ जाएगी ना, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे पास इतना अनाज इकट्ठा है कि हम वर्षों तक बैठकर खा सकते हैं। अचानक केतन की आंखों में क्रोध झलकने लगा। वो गुस्से से मुखिया की ओर देखकर बोला, तुमने अक्सर पानी की बाढ़ के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी गर्मी की बाढ़ के बारे में सुना है? मेरे जाते ही गांव में ऐसी गर्मी की बाढ़ आएगी जिसके बारे में तुमने ना कभी कल्पना की होगी और ना ही कभी देखा होगा। तब देखता हूँ कि तुम्हारा अनाज तुम्हें कितने दिन जिंदा रख पाता है। याद रखना, हमारी अच्छाई और इंसानियत ही हमें जिंदा रखती है। इतना बोलकर केतन क्रोधित होकर गांव की सीमा से निकल गया। गांव की सीमा से निकलते ही अचानक आकाश से भयंकर धूल का बवंडर गिरने लगा और देखते ही देखते उस गांव को भयंकर गर्मी की बाढ़ की चपेट में ले लिया। सुखदेव पसीने से लथपथ मुखिया के पास आकर बोला, ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? ऐसा लगता है जैसे कि आकाश से गर्मी की बाढ़ आ गई हो। सारी हरियाली अचानक से सूख गई है और पूरे गांव में धूल का अजीब सा गुबार छाया हुआ है जिसमें असहनीय गर्मी है। कुछ ही दिनों के अंदर पालमपुर की हरियाली सूखे में परिवर्तित हो गई। पालमपुर गांव की नदी आकाश से गिर रही गर्मी की बाढ़ से सूख गई। पालमपुर के लोगों का अनाज गर्मी की वजह से सड़ गया। मुखिया चिंतित अवस्था में अपने गांव की असहनीय हालत देख रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति आकर उससे बोला, मुखिया जी, मुझे तो लगता है कि ये सब हमारे कुकर्मों का ही फल है। शायद तुम सही कह रहे हो। हमारी गलतियों की सजा हमारे बच्चों तक को भुगतनी पड़ रही है। मुखिया जी, हमारे गांव में साफ पानी तक नहीं बचा। बच्चे अब प्यास से तड़प रहे हैं। तुम सब दूसरे गांव में जाकर मदद क्यों नहीं मांगते? मैं भी तुम्हारे साथ मदद मांगने के लिए चलूंगा। दूसरे गांव वासी ने हम सबकी मदद करने से इनकार कर दिया है। उन सभी का कहना है कि पालमपुर गांव के लोगों ने सबको बहुत लूटा है। उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर अचानक मुखिया के दिमाग में केतन के वाक्य दौड़ने लगे।
जीवित वही रहता है जिसके दिल में इंसानियत होती है। मुखिया अचानक चीखते हुए उस व्यक्ति से बोला। मैं समझ गया, वो कोई मामूली युवक नहीं था, बल्कि कोई दैवीय या चमत्कारिक युवक था। जाओ, गांव के सभी लोगों के बीच ऐलान कर दो कि मैं सभी लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले गांव की चौपाल पर एकत्रित हो गए। मुखिया उन सभी से बोला, क्योंकि मेरी एक बात समझ में आ गई है कि जीने के लिए हमें साफ पानी, हरियाली और अन्न की आवश्यकता होती है। धन हमारा पेट नहीं भर सकता। सभी गांववासी मुखिया की बात से सहमत हो गए। काफी दिन बाद मुखिया, चित्रा और सुखदेव पता करते करते मोहन और भीष्मा के घर पहुंच गए। मुखिया भीष्मा को पैसे देते हुए बोला, ये लो तुम्हारे 15,000 रुपए। मैं पालमपुर गांव की तरफ से माफी मांगता हूँ। अब हमें समझ में आ गया है कि असली दौलत तो हमारे गांव में ही थी और हम कागज के टुकड़ों को ही सब कुछ समझ बैठे। ये बोलकर मुखिया, सुखदेव और चित्रा वहाँ से चले गए। वो तीनों कुछ ही दूर पहुँचे थे कि तभी केतन मुस्कुराता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। कर दो केतन, हमें अब सब कुछ समझ में आ गया है। इतना बोलकर केतन का रूप अचानक से एक साधु में परिवर्तित हो गया। मैं काफी दिनों से पालमपुर गांव के लोगों की शिकायतें सुन रहा था। जब पानी सर से ऊपर बढ़ गया तब मैंने तुम्हारे गांव को श्राप दिया, और श्राप का तोड़ यही था कि तुम्हारे दिल में इंसानियत जाग उठे, जो कि मुझे अब तुम सबकी आंखों में दिखाई दे रही है। अब तुम्हारे गांव में कदम रखते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम सबके मन अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। इतना बोलकर वो साधु वहाँ से गायब हो गया। मुखिया, चित्रा और सुखदेव जैसे ही अपने गांव की सीमा पर पहुँचे,